औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर के अंदर हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, जिसमें ड्यूडेनम है, जेजुनम और साथ में ईलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो ड्यूडेनम है, जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और उसके बाद जेजुनम आएगा और साथ में ईलियम आता है। अब ये जो ड्यूडेनम है ये एक्चुअल में स्टमक के साथ अटैच होता है। स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो जैसे ही ओपन होता है तो उसमें से एसिडिक काइम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। अब याद रखिएगा कि जैसे ही ये एसिडिक काइम ड्यूडेनम के अंदर आता है तो ये एसिडिक काइम ड्यूडेनम के अंदर मौजूद कुछ एंडोक्राइनल सेल्स और कुछ ड्यूडेनल सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। अब जो एंडोक्राइनल सेल्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। तो जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो ये ड्यूडेनम के एंडोक्राइनल सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम सक्रीटिन होता है, और वो जो सक्रीटिन है वो ब्लड में शामिल होता है और ब्लड में शामिल होकर पैनक्रियाज और लीवर के पास चला जाता है ताकि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस और लीवर से लीवर की यानी कि हिपैटिक सेक्रीशंस प्रोड्यूस करवाए। और वो जो पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस हैं और लीवर से आने वाली जो सेक्रीशंस हैं इन्होंने आगे डाइजेशन के अंदर हेल्प करना है। ये जो सक्रीटिन है ये गैस्ट्रिक सक्रीशंस को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा हम ज़रा देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। ड्यूडेनम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद जेजुनम और ईलियम आ जाता है। जैसे ही स्टमक से एसिडिक काइम ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो वो जो एसिडिक काइम है वो ड्यूडेनम के अंदर मौजूद जो एंडोक्राइनल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और कुछ ड्यूडेनल सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। जब एसिडिक काइम एंडोक्राइनल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम सक्रीटिन कहते हैं, और वो जो सक्रीटिन है वो जाकर पैनक्रियाज और लीवर को जो है वो स्टिमुलेट करेगा ताकि वो भी अपनी सक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो सक्रीटिन है ये स्टमक की जो सक्रीशंस होती हैं, गैस्ट्रिक सक्रीशंस होती हैं, उनको भी जो है वो कम करता है। अब पैनक्रियाज क्या चीज़ है जी? पैनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड होता है जिसको हम एक्सोक्राइन टिश्यू भी कहते हैं। एक्सोक्राइन टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है या ऐसा ग्लैंड होता है जो डक्ट के ज़रिए अपनी सेक्रीशंस भेजता है। तो याद रखिएगा कि पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होना है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में आता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा कि जो सक्रीटिन है वो जाकर पैनक्रियाज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही पैनक्रियाज स्टिमुलेट होगा तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होगा, और वो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। किसकी मदद से? पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से। और उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी होंगे जिनका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, या दूसरा उसका नाम होता है अमाइलोप्सिन। अब याद रखिएगा ये जो अमाइलोप्सिन है इसका काम स्टार्च को जो है वो डाइजेस्ट करना है, तोड़ना है माल्टोज के अंदर। अभी 1-2 लेक्चर के पहले हमने एक और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पढ़ा था और उसका नाम टायलिन था, और वो हमारे माउथ और बकल कैविटी में प्रोड्यूस होता है। काम उसका भी यही था, लेकिन जो है वो साइट डिफरेंट थी। ये जो है वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर ये काम कर रहा होता है, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा एक और यहाँ पर एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम है लाइपेज, जो कि फ़ैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और इसका काम ये है कि ये फ़ैट्स को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। और जिस तरीके से स्टमक के अंदर पेप्सिन प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, सेम इसी तरीके से इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक और जो है वो एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन है, और ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और वो एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन होती है। लेकिन क्या चीज़ जो है वो इसको कन्वर्ट करती है? तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो कि ड्यूडेनम से ही प्रोड्यूस होता है और उसका नाम है एंटीरोकाइनेज। वो एक्चुअल में इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो उसमें पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया था HCl ने, और पहले से मौजूद पेप्सिन ने।
यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर दो चीज़ें कन्वर्ट कर रही होती हैं, एक एंटीरोकाइनेज एंजाइम और दूसरा ट्रिप्सिन खुद जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करता है। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम भी वही है जो पेप्सिन का काम था, कि प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ना। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जहाँ पर अमाइलोप्सिन, लाइपेज और ये ट्रिप्सिन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह भी होते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो पीएच को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि स्टमक से जो काइम आता है वो एक्चुअल में एसिडिक जो है वो पीएच रखता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो पैनक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते, उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट उनके लिए वो अल्कलाइन मीडियम तैयार करता है। कहाँ पर? ड्यूटेनम के अंदर। तो ये भी हमने दो स्लाइड पढ़ी हैं जिसके अंदर हमने ड्यूटेनम के हवाले से थोड़ा सा जिक्र किया है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने पैनक्रियाज के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसमें होता है और उसका क्या फंक्शन है। उससे बाद जी हमने थोड़ा सा लीवर के हवाले से बात करना है। लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये जो बाइल है ये थोड़ी देर के लिए गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और वहाँ उस गाल ब्लैडर से ये ड्यूडेनम के अंदर बाइल भेज दिया जाता है बाइल डक्ट के ज़रिए। बाइल है क्या चीज़? बाइल एक्चुअल में ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई एंजाइम नहीं है, और इसका ये जो ग्रीन कलर है वो एक्चुअल में बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। बाइल पिगमेंट कैसे बनते हैं? हमारे जितने भी पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है लीवर के अंदर, और उससे ये बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। इस बाइल के अंदर जो कि ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है, इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, और उन बाइल साल्ट्स का काम ये होता है कि ये इमल्सिफाई करते हैं फ़ैट्स को। अब फ़ैट्स को इमल्सिफाई करने का मतलब ये है कि आपने जो भी फैटी फूड कोई खाया है, तो वो जो फ़ैट का ग्लोब्यूल होता है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना, ब्रेक कर देना, इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब एक बड़ा फ़ैट का ग्लोब्यूल है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल के अंदर तोड़ देना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये इमल्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ये इमल्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने छोटे छोटे फ़ैट ग्लोब्यूल होंगे उनके ऊपर लाइपेजेस अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, उसके ऊपर एंजाइम अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे और उसको जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, अब अगर ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं, अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही मतलब कि रह जाएँ, या बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर इकट्ठे हो जाएँ, और इनको बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, तो इसकी वजह से कंडीशन हो जाती है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं या यरकान कहते हैं। यरकान में बेसिकली क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। आम हालत के अंदर जब बॉडी से फीकल मटेरियल रिमूव होता है तो उस फीसिस के अंदर, उस फीकल मटेरियल के अंदर बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठे होना शुरू हो जाएं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लीव ना करें, तो इसको हम यरकान यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे गाल ब्लैडर के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हो सकता है, और समटाइम्स तो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है कि वो छोटे छोटे पत्थर के तौर पर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, जिनको हम गाल स्टोन्स कहते हैं। और उस गाल स्टोन की वजह से भी जो बाइल है वो उसका जो रिलीज़ है वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये गाल स्टोन्स और जॉन्डिस के हवाले से आप याद रखेंगे। फिर एक लीवर के हवाले से जो है ना वो येलो बॉक्स बताया हुआ है कि हमारा जो लीवर है वो बड़ी आसानी से रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये लीवर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स होता है, और ये बहुत फ्रेजाइल है, नाजुक है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट अगर किसी का होता है और उसकी रिब टूट जाती है या पसली टूट जाती है, तो वो जो पसली है वो लीवर के अंदर जा सकती है, और उस लीवर को वो रप्चर कर देगी, लेसरेट कर देगी, कट कर देगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसके साथ हमारा जो लीवर है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इनलार्ज हो सकता है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। अगर किसी को हार्ट का मसला है, हार्ट माल फंक्शनिंग है, तो वो भी लीवर के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा लीवर कैंसर जो है यानी कि हिपैटिक कैंसर है, या कोई हेपेटाइटिस है, या बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल पीता है,
अल्कोहल यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी लीवर के ऊपर असरात जो है वो आ सकते हैं। आखिर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ड्यूटेनम का जिक्र किया गया है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन है और ये ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक जो है वो फैला होता है। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 2.4 मीटर जो है वो बताई गई है। और अगर हम पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसके 2 हिस्से जो हैं वो एक्चुअल में जेजुनम के बनते हैं और बाकी के जो 3 हिस्से होंगे वो इलियम के होंगे। इसमें बताने का मकसद ये है कि सबसे जो छोटा पोर्शन है वो ड्यूडेनम का है, उससे थोड़ा सा बड़ा जेजुनम का है और सबसे बड़ा जो पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो इलियम का है। अब ड्यूडेनम के अंदर जो फूड बच जाती है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाती है, उसको कम्प्लीटली फिर जेजुनम और इलियम के अंदर जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है। और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि अमाइनो पेप्टिडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ता है और डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो इरिप्सिन है वो डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेगा और उससे अमाइनो एसिड्स बना देगा। लाइपेज के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि फ़ैट्स को तोड़ता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। माल्टेज जो हैं वो माल्टोज को तोड़ेंगे और उससे 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल बन जाएंगे। और लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को तोड़ता है और उससे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन जाता है। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिकली ड्यूडेनम के हवाले से ज़िक्र किया, पैनक्रियास के हवाले से जो है वो लीवर के हवाले से बात की है और लास्ट के ऊपर जेजुनम के हवाले से जो है वो हमारी डिस्कशन यहाँ पर हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी आप बात पूछना चाह रहे हैं दोबारा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या क्लास के अंदर भी आप उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।